बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 3 को हल किया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करने के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4, देखिएगा और इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। हमें दिया है कि एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक कंपनी है कि किसका निर्माण करती है? नटों का और बोल्टों का निर्माण करती है। और एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटा काम करती है या 3 घंटा काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए और 1 घंटा मशीन बी काम करना पड़ता है। वह नटों से 17.5 रुपये प्रति पैकेट और बेल्टों से जो बेल्ट बोल्ट प्राप्त होते हैं वहां से 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि उसको अधिकतम लाभ कमाया जा सके। तो बच्चों पहले इस भाषा को अपन चेंज कर लेते हैं गणितीय रूप में, अर्थात पहले सारणी बना लेते हैं। तो देखिए यहां पे अपने पास में है निर्माणकर्ता, और वो कमाता है नट और बोल्ट। ए नट, यहां ले लेते हैं अपन नट बोल्ट, नट और बोल्ट। यहां पे स्रोत क्या है? मशीनें, और यहां पे आवश्यकता। और बच्चों नट और बोल्ट के जो पैकेट में लेते हैं इनको पैकेट में, और इनकी संख्या x है, और यहां पे भी पैकेट में इसकी संख्या y है। और इस चीज को अपन मान भी लेते हैं, तो देखो यहां लिख सकते हैं माना नट पैकेट x व बोल्ट पैकेट y है। जो हमने यहां पे लिखा है उसको मान लिया है, वही चीज है, तभी हमने यहां पे x और y लिखा है। अब देखिएगा स्रोत अपने पास में मशीन A और एक है मशीन B। 2 मशीनें हैं, मशीन A और मशीन B। अब अपन पढ़ते हैं कि मशीन A पर 1 घंटा और मशीन B पर 3 घंटा काम करना पड़ता है। किसके लिए? यहाँ पे नटों के लिए। मशीन A पे 1 घंटा और मशीन B पे 3 घंटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं मशीन A पे 1 घंटा और मशीन B पे 3 घंटा। ये किस में है? हावर्स में है। इसी प्रकार ये भी हावर्स में है घंटे, और ये भी हावर्स में। अब देखिएगा, अब बात करते हैं दूसरे के लिए। जबकि पैकेट बोल्ट की बात करते हैं 3 घंटा ए मशीन पे और 1 घंटा क्या है? बी मशीन पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 1। अब आगे पढ़ते हैं। वह नटों से 17.5 रुपये प्रति पैकेट और बोल्टों से 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन लाभ प्रति पैकेट लाभ है। तो देखिएगा इससे जो लाभ कमाता है वो यहाँ पे कमाता है 17.5 रुपये, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो लाभ कमाता है वो कमाता है 7 रुपया। ये चीज़ भी हमने लिख दिया, एक पैकेट के ऊपर है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिएगा जैसा बोलता जा रहा है हम वैसे लिखते जा रहे हैं। अब आगे देखो, यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए, दोनों के लिए है, दोनों मशीनों के लिए क्या है? 12 घंटे, अर्थात इसके लिए भी 12 घंटे और इसके लिए भी 12 घंटे। ये टेबल तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या है?
हमने पैकेट जो माने हैं, नट पैकेट को x माना है, बोल्ट पैकेट को y माना है, अर्थात एक पैकेट पे लाभ कितना है, 17.5 रुपए का। इसी प्रकार बोल्ट में एक पैकेट का लाभ कितना है, 7 रुपए का। तो कुल लाभ की बात करते हैं अपन, कुल लाभ, और वही हमारा उद्देश्य फलन होता है, उसी को हम अधिकतम और न्यूनतम करना होता है, अर्थात 17.50x प्लस 7.00y, इसी को हमें क्या करना है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। ये हमारा उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं व्यवरोध की, और इसके लिए यहां पे देखो टेबल में ही नट पैकेट, अर्थात एक पैकेट के लिए कितना चाहिए मशीन में, 1 घंटा, तो x पैकेट के लिए x घंटा। इसी प्रकार से यहां पे बोल्ट की बात करते हैं मशीन A के लिए, तो यहां पे एक बोल्ट के लिए 3 घंटा, तो y बोल्ट के लिए कितना चाहिएगा, y पैकेट बोल्ट के लिए 3y, और मैक्सिमम बात दे रखी है यहाँ पे कि वो कितना देर काम कर सकती है मशीन, ये मशीन A है वो 12 घंटे ही काम करती है। तो देखिएगा इस चीज को अपन लिख लेते हैं, x प्लस 3y मैक्सिमम 12 अर्थात लेस देन इक्वल टू 12, 12 के बराबर और उससे कम हो सकता है, यही ध्यान रखना है। इसी प्रकार मशीन B की बात करते हैं, तो 3x प्लस y, और यहाँ पे भी क्या है, 12 घंटे ही है। तो ये अपने पास में व्यवरोध प्राप्त हो गए असमीकाएं। और इन असमीकाओं को समीकरण में बदल लेते हैं, तो सीधा ही लिखेंगे समीकरण बनाने पर। तो यहां पे देखो x प्लस 3y इक्वल टू 12, और इसी प्रकार से 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, और यहीं से अपन x और y के मान ले लेंगे ताकि रेखाएं खींच सकें, निर्देशांक मिल जाएंगे हमें। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, तो x 0 रखा, तो यहाँ पे x 0 रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/3, तो ये 4। इसी प्रकार y को 0 रखा, तो ये 12। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसके लिए x को 0 रख लेते हैं, तो y का मान 12, y को 0 रखते हैं तो x का मान 4। तो ये अपने पास में मान प्राप्त हो गए। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लेते हैं, अर्थात इन दोनों को अपन हल कर लेते हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, और हल करना तो हमें आता ही है। अर्थात अगर अपन इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे अपन 3 से गुणा करते हैं, 3x प्लस 9y इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 से गुणा करना है, तो ये 36, और यहाँ पे रख देंगे ऐसे कैसे, 3x प्लस y इक्वल टू 12, और अब इनको घटा देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा ये 4 और यहाँ पे 2, तो y इज इक्वल टू 3 प्राप्त हो गया। अब ये 3 मान अपन यहाँ पे रख देते हैं, y का मान 3, तो x प्लस 9 बराबर 12, तो x बराबर 12 माइनस 9 बराबर 3, तो हमारे पास में x बराबर भी 3 और y बराबर भी 3 प्राप्त हो गया। अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी मिल गए, और यहाँ पे समीकरणों से इनके निर्देशांक भी प्राप्त कर लिए, अर्थात इनकी सहायता से अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिए रेखाएं खींचने पर x डैश y डैश मूल बिंदु। तो पहले इस समीकरण से ले लेते हैं अपन 0, 4 और 12 0, 0, 4 और 12 0, तो मान लेते हैं यहाँ तो हो जाएगा 12 0, और यहाँ मान लेते हैं 0, 4, और ये अपने रेखाएं खींच दी, ये हमारी रेखा प्राप्त हो गई। यहाँ से x प्लस 3y
तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 0 12, तो यहाँ लिखा 0 12 और यहाँ पे 4 0, तो ये लिख दिया 4 0। तो 0 12 मान लेते हैं यहाँ पे है, तो 0 12, ठीक है। इसी प्रकार से 4 0, तो ये मान लेते हैं अपन 4 0 है, और यहाँ से इनको मिला देंगे तो ये हमारे पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो गई। अर्थात यहाँ से देखिएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो हमने दोनों रेखाएं प्राप्त कर ली ग्राफ के ऊपर, और इस बिंदु के निर्देशांक वो भी अपन निकाल चुके हैं, 3 3 है। अब देखो हल क्षेत्र देखना है अभी हमें। हल क्षेत्र के लिए हम जानते हैं असमीकरणों में x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, संतुष्ट हो जाती है तो ठीक है, तो मूल बिंदु की तरफ होगा हल क्षेत्र। संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के इस साइड में होगा, अर्थात ये मूल बिंदु होगा, इधर होगा, संतुष्ट करेगी तो, नहीं तो इधर होगा। अब देखते हैं यहाँ से असमीकरण अपने यहाँ पे है, ये रही अपने पास में असमीकरण। तो यहाँ रखेंगे 0 लेस देन 12, बात क्या है, सही है। और यहाँ पे भी 0 लेस देन 12, ये भी सही है। अर्थात यहाँ इक्वल का चिन्ह भी है, अर्थात रेखा के ऊपर भी हल क्षेत्र है और उसके मूल बिंदु की तरफ भी है। इस रेखा के ऊपर भी है और मूल बिंदु की तरफ भी है। इसका हल क्षेत्र भी ये होगा, इसका हल क्षेत्र भी ये होगा। अब हल क्षेत्र बात कर लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो ये क्षेत्र हो जाएगा और ये क्षेत्र हो जाएगा। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों उभयनिष्ठ क्षेत्र तो यही प्राप्त हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे चारों असमीकरणें संतुष्ट हो रही है और चारों असमीकरणों का कॉमन क्षेत्र यही है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र, जिसको ये अपन नाम बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। और ये कैसा है, परिबद्ध है। और परिबद्ध होने पे अपन कोणीय बिंदु पे z के मान ले लेंगे, और कोणीय बिंदु ये 0 है तो अपन ले लेंगे इसको a, ये a बिंदु, ये b बिंदु और ये c बिंदु। तो कोणीय बिंदु पे अपन मान ले लेते हैं। देखिएगा कोणीय बिंदु पर मान, कोणीय बिंदु पर z के मान, और z है हमारा, देखो z हमने प्राप्त किया है यहाँ से 17.50x प्लस 17.00y। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन z का मान, उद्देश्य फलन 17.50x प्लस 7.00y। तो पहला कोणीय बिंदु अपन लेते हैं मूल बिंदु O 0 0, पहला कोणीय बिंदु ये मूल बिंदु 0 0, अर्थात इस जगह पे तो 0 ही प्राप्त होगा। दूसरा ले लेते हैं कोणीय बिंदु A, और दूसरा कोणीय बिंदु 4 0, ए का पे क्या है 4 0 x 4 y 0, तो ये x 4 y 0। तो यहाँ पे देखो कोणीय बिंदु तो 17.50 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा 17 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 17.5 को इसको अपन 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 0, यहाँ पे अपने पास में 7 चौक 28 29 30, ये 3 और ये 70 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 70, तो ये मान देगा 70। अब बात करते हैं तीसरा कोणीय बिंदु B की, और B अपन यहाँ से लेते हैं 3 3, तो यहाँ लेते हैं 3 और यहाँ लेते हैं 3, और यहाँ पे अपन Z का मान देखते हैं इज इक्वल टू 17.50 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3। इसको अपन सोल्व करते हैं तो Z बराबर यहाँ पे देखिए ये अपने पास में 17.5 को अपन करते हैं 3 से गुणा, तो अपने पास में यहाँ पे 15 1 हो जाएगा, 7 या 21 22 को 2 2 हो जाएगा, और 7 3 एकम 3 2 5, तो ये 52 पॉइंट यहाँ लिखेंगे 52.50 प्लस यहाँ पे 7 या 21। तो देखिएगा Z इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 73.50 प्राप्त हो जाएगा, किसके लिए, इसके लिए।
अब बात करते हैं चौथा कोणीय बिंदु सी पे, और सी देखते हैं 0 4 है, अर्थात x 0 और y 4, और यहाँ पे अपन z का मान देखेंगे तो z इक्वल टू 0 इंटू 17.50 प्लस यहाँ पे देखो 7 इंटू 4, इसलिए z बराबर 28 प्राप्त हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो कौन सा अधिकतम है कौन सा न्यूनतम है, तो देखो यहाँ पे देखो 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 70 प्राप्त हुआ, यहाँ पे हमें 73.50 प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हमें 28 प्राप्त हुआ। तो बच्चों इनको देखने से हमें पता लग रहा है कि कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम है। तो देखिएगा ये अपना अधिकतम है, ठीक है बच्चों। तो अपन कह सकते हैं अतः बिंदु 3 3 पर z का अधिकतम मान 73.50 है, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमें यहाँ पे देखना है कि कितने नट लेने हैं और कितने बोल्ट लेने हैं ताकि हमें अधिकतम लाभ मिल सके। अधिकतम लाभ कितना होगा 73.50 रुपये का ये हमें अधिकतम लाभ होगा जब अपन नट और बोल्टों की संख्या क्या लेते हैं, नट और बोल्टों की संख्या लेते हैं अपन 3 3। ये देखिए नट भी 3 लेंगे बनाएंगे और ऐसे बोल्ट भी अपन 3 3 लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाएगा इस बिंदु के ऊपर। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। देखिएगा और इस 5 को भी अपन हल करते हैं, और इसको देखिए आप स्वयं भी जल्दी से कर लेंगे। कैसे? एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित। एक होती ऑटोमेटेड है, दूसरी हाथ से चलानी पड़ती है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित से और 6 मिनट लगती है हस्तचालित मशीन से, तथा एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट क्या होती है हस्तचालित मशीन का कार्य करती है। तो बच्चों प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेंच ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और पेंच बी के प्रत्येक पैकेट पे 10 रुपये का लाभ कमाता है। ये मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेंचों के पैकेट बिक जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेंचों के बनाए जाएं जिससे लाभ क्या हो अधिकतम हो, और अधिकतम लाभ निकालना है। तो बच्चों इसको अपन हल कर लेते हैं। देखिएगा माना ये अपन मान लेते हैं पेंचों की संख्या को। माना कारखाने में पेंच ए की संख्या x व पेंच बी की संख्या y है, ये हमने मान लिया। अब बनाते हैं टेबल। तो देखो यहाँ पे है पेंच ए और बी, और यहाँ है आवश्यकता, और यहाँ लेते हैं अपन स्रोत। स्रोत क्या है? मशीनें हैं। कभी स्रोत सोर्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं जब खाद्य पदार्थ की बात करते हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से हमें बना लेना है टेबल। अब देखो एक कारखाने में 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं। प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तलिपिक है। तो यहाँ लिखते हैं मशीनें जो हैं अपनी, एक है स्वचालित
स्वचालित मशीन और दूसरी है हाथ से चलने वाली हस्तचालित मशीन। तो इस प्रकार से पहले बना लेना है खाका। अब देखो, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचलित है। एक पैकेट पेंच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन काम में लेती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ए के निर्माण में ये अपन 4 मिनट है और यहाँ पे 6 मिनट है, और इसकी संख्या को हमने x लिया था और इसकी संख्या को हमने y लिया था, और ये किस में है, मिनट में है। तो बच्चों आवश्यकता भी जो लिखेंगे वो भी मिनट में ही लेना पड़ेगा, वो हावर में दी हुई है, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, उसके बाद में 4 मिनट 6 मिनट हो गया। अब है एक पैकेट पेंच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट क्या है, हस्तचालित से है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, देखो 6 और 3, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 3। अब देखो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। अधिकतम कितने घंटे हैं, 4 घंटे ही है, 4 से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। पर यहाँ पे क्या है, हावर्स में है, और यहाँ पे देखो बच्चों मिनट में है। यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, मिनट में है। तो हमें यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो देखिए अपन क्या बात कर लेते हैं, मिनट में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए ये 4 घंटा है तो मिनट में करेंगे तो एक हावर्स में कितनी मिनट होती है, 60। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 4 के लिए ये 240 मिनट। तो दोनों के लिए सेम ही है, 4 घंटे के लिए है, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 240। अब देखते हैं लाभ, और लाभ क्या है, पर पैकेट में है, पर पैकेट। तो देखो लाभ की बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये, और जो बी मशीन से होता है पेंच बी, उसके पैकेट में 10 रुपये का लाभ है। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 रुपये का और यहाँ पे 10 रुपये का। एक पैकेट पे है, और हमने पैकेटों की संख्या ही हमें मानी है एक दिन के लिए। यहाँ पे ये पेंच है, ये पैकेट की संख्या है, पैकेट। तो ये x है और ये y है, और एक पैकेट में 7 रुपये बचता है यहाँ से, और यहाँ से 10 रुपये बचता है। तो पहले तो अपन कुल लाभ की बात कर लेते हैं। एक पे 7 रुपया है तो x पे कितना हो जाएगा, 7x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं = 7x। एक पे 10 है तो y पे कितना हो जाएगा, 10y, और दोनों का टोटल ये कुल लाभ दे देगा। अर्थात z बराबर 7x प्लस 10y, ये हमारा उद्देश्य फलन है। इसी को हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। अब बात कर लेते हैं व्यवरोध की। और व्यवरोध के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सारणी में हमने प्राप्त भी कर लिया है कि जो यहाँ पे क्या है, ए और बी ये पेंच तैयार होते हैं स्वचालित से लिए, तो कितना है यहाँ पे 4 मिनट और यहाँ पे 6 मिनट, और मैक्सिमम कितना है, 240 मिनट ही काम कर सकता है। अर्थात ये स्वचालित मशीन मैक्सिमम कितना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम वो क्या कर सकती है, 4 घंटे ही है। अर्थात ये स्वचालित मशीन कितना कर सकती है, 240 मिनट ही काम कर सकती है, इससे कम कर सकती है, ज़्यादा नहीं। अर्थात ये एक पैकेट के लिए है तो x के क्या हो जाएगा, 4x, इसी प्रकार 4y यहाँ पे लिखेंगे उसको असमीका के रूप में। तो देखिएगा 4x प्लस 6y, और ये किससे है, 240 मिनट से कम काम कर सकती है, ज़्यादा नहीं। अर्थात <= 240। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 6x प्लस हस्तचालित मशीन की बात करते हैं तो 6x प्लस 3y, ये भी क्या होगा, <= 240। तो ये अपने पास 2 असमीकाएँ प्राप्त हो गई, असमीकाएँ। और असमीकाओं को समीकरण में बदल देते हैं। ताकि अपन रेखाएं खींच सकें। तो देखो ये पहली है समीका, दूसरी है समीका। तो समीका 1 से 4x प्लस 6y = 240। इसी प्रकार दूसरी है समीका से
6x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। ये अपने पास में समीकरण प्राप्त हो गए। इन समीकरणों से अपन मान ले लेते हैं। तो देखिएगा, या इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, इसको अपन अगर 2 से भाग दे दें, थोड़ा शॉर्ट लिखें, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। और यहाँ पे देखिएगा, इसको भी अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल टू, और यहाँ पे अभी अपन 3 का भाग दे देंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 8। तो 3 का 80 हो जाएगा। अब देखो, इनके अपन मान निकाल लेते हैं x और y के, जो हम करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चनों में, ताकि अपन रेखाएं खींच सकेंगे। x y यहाँ पे अपन 0 रखते हैं x की जगह, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 120/3 अर्थात 40। इसी प्रकार यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखो यहाँ से 60। अब यहाँ पे देखते हैं x 0 तो y का 80, y को 0 रखते हैं तो x का मान 40। और इनके प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हल करना पड़ेगा हल से, और इनको अपन हल करते हैं तो सीधा ही अपन घटा देंगे। तो देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, और यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल टू 80, और अपन इनको घटा देते हैं। तो देखिए ये घटा देते हैं, ये लो कैंसिल। तो यहाँ पे 2y इक्वल टू 40, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये प्लस का ही है और ये भी प्लस का ही, सही है। तो y बराबर 20 प्राप्त हो गया। y बराबर 20 अपन इस समीकरण में रख देते हैं। तो देखिएगा 2x प्लस 20 बराबर 80, तो यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो 2x बराबर 60, तो x बराबर 30। तो प्रतिच्छेद बिंदु के भी हमें निर्देशांक मिल गए 30 और 20। अब अपन रेखाएं खींच लेते हैं। देखिए, ये मूल बिंदु है, ये x और ये y है। अब देखो, यहाँ से बात कर लेते हैं। पहले इससे बात कर लेते हैं। 0 40 60 0, तो 0 40 और 60 0। तो मान लेते हैं यहाँ पे तो अपना 0 40 है, और यहाँ मान लेते हैं 60 0 है, और इनको मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा हमारे पास प्राप्त हो गई। 2x प्लस 3y बराबर 120, 2x प्लस 3y बराबर 120। ऐसे ही अपन 0 80 और 40 0, तो 0 80 और 40 0, तो 0 80 मान लेते हैं यहाँ पे जाएगा। तो अपन मान लेते हैं यह यहाँ पे जा रहा है 0 80। इसी प्रकार से 40 0 यहाँ मान लेते हैं ये 40 0 है, और इनको मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी हमारे पास में दूसरी वाली। ये मान लेते हैं दूसरी वाली रेखा प्राप्त हो गई, ये वाली रेखा प्राप्त हो गई। 2x प्लस वाई बराबर 80, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 80। ये वाली रेखा हो गई और एक ये वाली हो गई। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल चुके हैं। यहाँ पे 30 और 20, तो यहाँ लिखेंगे 30 20। अब हमें देखना है हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए हमें असमीकाएं को देखना है। वहाँ पे x और y की जगह 0 0 रखना है। तो देखो बच्चों, ये है अपने पास में असमीकाएं, ये रही अपनी असमीकाएं। यहाँ पे अपन 0 0 रखते हैं, तो देखो यहाँ 0 रखेंगे, 0 लेस देन 240, बात सही है। इसी प्रकार यहाँ 0 लेस देन 240, ये भी सही है। अर्थात इनका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, और इक्वल का चिन्ह भी है, इसलिए रेखा के ऊपर भी होगा। तो बच्चों, इनका अपन हल क्षेत्र निकाल लेते हैं यहाँ से।
तो ये रेखा के ऊपर भी और मूल बिंदु की तरफ, रेखा के ऊपर भी और मूल बिंदु की तरफ। आप ऋणात्तर अवरोध भी ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्षेत्र भी आएगा और ये क्षेत्र भी आएगा। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र की बात कर लेते हैं अपन, तो ये अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र हो गया, अर्थात ये हमें कोणीय बिंदु मिल जाएंगे। ये 0, ये a मान लेते हैं, ये b और ये c, और ये क्षेत्र कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ परिबद्ध है, उभयनिष्ठ परिबद्ध क्षेत्र है। इसलिए अपन कोणीय बिंदु पे इनके मान देखते हैं। तो देखिएगा कोणीय बिंदु पे इनके मान ले लेते हैं अभी। तो ये कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु पे z के मान, और उद्देश्य फलन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो उद्देश्य फलन है हमारा 7x प्लस 10y, तो यहाँ लिखते हैं अपन 7x प्लस 10y। अब लेते हैं पहला कोणीय बिंदु, मूल बिंदु, ये पहला कोणीय बिंदु मूल बिंदु देखिएगा, तो यहाँ पे z का मान 0 ही प्राप्त होगा। अब लेते हैं दूसरा कोणीय बिंदु a, और दूसरा कोणीय बिंदु ये रहा a 40 0, तो x 40 y 0, तो यहाँ पे z का मान 7 × 40 प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा 280। अब लेते हैं तीसरा कोणीय बिंदु b, और तीसरा कोणीय बिंदु यहाँ पे 30 20, ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखते हैं 30x 30 y 20, z बराबर 7 × 30 प्लस 10 × 20 इज इक्वल टू 210 प्लस 200 इज इक्वल टू 410। अब लेते हैं चौथा कोणीय बिंदु C, और चौथा कोणीय बिंदु C यहाँ पे है, तो देखो 0 40, तो यहाँ लिखते हैं 0 40, और यहाँ पे देखो ये 0 प्लस 10 × 40 इज इक्वल टू 400। तो इस प्रकार हमने कोणीय बिंदु पे z के मान निकाल लिए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कौन सा अधिकतम है और कौन सा न्यूनतम है। तो उसके लिए देखो 0 280 410 और 400, तो अधिकतम ये वाला, और कौन से बिंदु पे है, बिंदु है अपना 30 20, तो 30 20 पर z अधिकतम 410 है, और ये अपना आंसर है। अब है क्या क्या चीज़, अर्थात वो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए जो हमने माने थे वही है। तो यहाँ से हमने पेंच पैकेट एक ही संख्या कितनी लेते हैं अपन, 30, तो देखिए पेंच पैकेट ए को 30 व पेंच पैकेट बी को 20 लेने पर या बनाने पर अधिकतम लाभ 410 रुपये होते हैं, और ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बच्चों ये लग रहा है बड़ा क्वेश्चन है, देखो 2 पेज में आ रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा कुछ नहीं है। हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि किसमें 2 प्रकार के पेंच ए और बी बनते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसी प्रकार से हमने पेंच ए और बी ले लिया। अब इनकी संख्या को पैकेट में दिया है, तो पेंच ए पैकेट की संख्या को x है, इसी प्रकार के जो पेंच बी में पैकेट है वो क्या है, y है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से ही कि 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है इनको बनाने के लिए। तो जिसमें पहली मशीन है वो क्या है, स्वचालित है, और दूसरी मशीन हाथ से काम करनी पड़ती है। तो बच्चों स्वचालित जो है मशीन, तो पहले पैकेट के लिए जो काम करते हैं 4 मिनट और दूसरे के लिए काम करना पड़ता है 6 मिनट। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे लिख दिया कि ये अपने पास में 4 मिनट और 6 मिनट। इसी प्रकार जो दूसरा जो पेंच बनता है बी, उसके लिए क्या है, 6 मिनट है और 3 मिनट है।
और यहाँ पे जो मैक्सिमम काम करने की जो लिमिट है उसमें अधिकतम मशीन की वो क्या है 24 घंटे है। तो इसको हमने मिनट में चेंज करके यहाँ लिख दिया 240 मिनट, यहाँ मिनट में। अब अपने पास में लाभ भी दिया हुआ है कि एक पैकेट में लाभ होता है 7 रुपये का, इसी प्रकार पेंच बी में एक पैकेट में 10 रुपये का लाभ है। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 7x प्लस 10y। इसी को हमें अधिकतम और न्यूनतम करना है, उसके लिए इसी को हमें अधिकतम और न्यूनतम करना है। तो बच्चों व्यवरोध प्राप्त हो गए और व्यवरोध यहाँ से प्राप्त हो गए कि जो देखो दे रखा था उसमें कि हाथ से चलाने वाली मशीन ए और बी के दोनों के लिए क्या कितना का काम कर सकती है, मैक्सिमम 240 मिनट अर्थात 4 घंटे। तो उसी चीज़ को हमने लिखा 4x प्लस 6y लेस देन 240। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ लिखा हमने 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240 और ऋणोत्तर व्यवरोध भी लिखा। तो इस प्रकार से हमने ये दो असमीकाएं लिखी और ये हमने ऋणोत्तर व्यवरोध भी लिखे और उसके बाद में इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, समीकरण में। उसके बाद में समीकरण में चेंज करने के बाद में हमने प्राप्त कर लिए इनके निर्देशांक और इन निर्देशांकों की सहायता से हमने रेखाएं खींच ली, ये हमने रेखाएं खींच ली और फिर रेखाओं का हमने हल क्षेत्र देख लिया। हल क्षेत्र किस प्रकार का था, उभयनिष्ठ था क्योंकि उभयनिष्ठ है ये। उसके बाद में कैसा है, परिबद्ध है, वो भी देख लिया। अब इन कोणीय बिंदु पे ये मान देता है अधिकतम और न्यूनतम, तो ये कोणीय बिंदु हमने ले लिए और कोणीय बिंदु पे हमने देखा क्या क्या मान दे रहा है z और अधिकतम चाहिए था, वो अधिकतम है 410 प्राप्त हो रहा है। अर्थात अपन बात कर सकते हैं कि पेंच पैकेट ए की जो संख्या है कितनी है, 30 लेनी चाहिए और इसी प्रकार पेंच पैकेट बी की जो संख्या है 20 लेंगे तो वो मशीन भी खराब नहीं होगी और अपने काम अधिकतम प्राप्त हो जाएगा, अर्थात हमें अधिकतम लाभ मिल जाएगा एक दिन का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करने के बारे में जानकारी ली है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।